फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर ईरान के अंदर मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस के तहत गए, चीज़ें हतमी मराहिल में आ गई हैं। जो चीज़ें अमेरिका से आई थी वो ईरान को दे दी गई, तो कोई पॉजिटिव जवाब दिया है तो फील्ड मार्शल साहब गए हैं। रोड मैप ज़रूर आ जाएगा जिसके तहत आइंदा की बातचीत है वो चलेगी। दोनों तरफ से डिमांड्स हैं, वो मशरक़ की बात करते हैं, वो मगरिब की बात करते हैं। अब दोनों को बीच में लेकर आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हम नाकाबंदी आबने हुर्मुज़ की जारी रखेंगे। सख्त किस्म का बयान आया कि हम किसी सूरत यूरेनियम हवाले नहीं करेंगे। लफ्ज़ से डिजिटल के वारूम से मैं हूँ ख्वाजा मतीन। आज आपके सामने एक बार फिर जो ईरान अमेरिका जंग के हवाले से फ्रेश ख़बरों के साथ और तजियों के साथ एक बार फिर हाज़िर हुए हैं, क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर ईरान के अंदर। पहले भी उन्होंने दौरा किया था, लेकिन अब वो हंगामी तौर पर ईरान पहुँचे हैं, जहाँ उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों के अंदर क्या हुआ है और आबने हुर्मुज़ का खुलने जा रही है या नहीं खुलने जा रही है, क्या एक बार फिर इस्लामाबाद मरकज़ नगाह बनने जा रहा है, क्या मादे की तकरीब फिर इस्लामाबाद में होगी या नहीं होगी, इन तमाम जो मौज़ूआत हैं गुफ्तगू करने के लिए हमने आज स्टूडियो में अपने मद्दू किया है रिटायर रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब को। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं सर कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर इस वक्त वो ईरान के अंदर मौजूद है और हंगामी तौर पर वहाँ पहुँचे हैं। पहले भी वो उन्होंने एक दौरा किया था, लेकिन अभी उनका जाना, पहले वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी हैं उनका वहाँ जाना, फिर चीफ साहब का वहाँ जाना, क्या आप समझते हैं कि अब मामला बिल्कुल फ़ाइनल मराहल में आ गए हैं और क्या यूरेनियम ईरान जो है अमेरिका के हवाले करने पर रज़ामंद हो जाएगा? शुक्रिया ख्वाजा साहब मुझे पॉडकास्ट में लेने का। एक तो मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि फ़ील्ड मार्शल कोई हंगामी तौर पे गए हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस के तहत गए हैं। एक प्रोसेस चला है बातचीत का, बाकायदा मैसेजिंग का और नेगोशिएशंस का, जो कि ज़ाहिर बात है कि डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस हो रही थी पाकिस्तान के थ्रू। और फिर मोहसिन नकवी साहब आपने देखा पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा गए हैं, अभी भी वहाँ हैं, और उन्होंने फिर ग्राउंड प्रिपेयर करके एक ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसके बाद आसिम मुनीर साहब गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अचानक हुआ है या बग़ैर किसी प्लानिंग के हुआ है। ये बाकायदा एक प्लान के तहत, एक प्रोसेस के तहत हुआ है। और उनका जाना इस बात का गमाज़ है कि चीज़ें हतमी मराहिल में आ गई हैं और अब जो फ़ाइनल एक टच दिया जाता है इस तरह के एग्रीमेंट्स को या किसी रोड मैप को, मेरा ख़्याल है कि वो दिया जा रहा है ईरानियन लीडरशिप के साथ, क्योंकि जो चीज़ें अमेरिका से आई थी वो ईरान को दे दी गई थी और ईरान ने फिर अब उस पर जवाब दिया है। तो कोई पॉजिटिव जवाब दिया है तो फील्ड मार्शल साहब गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरा ख़्याल है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कोई बड़ा जामे किस्म का प्लान या कोई जामे किस्म का एग्रीमेंट दोनों के बीच में हतमी, वो अभी सामने आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, एक रोड मैप ज़रूर आ जाएगा जिसके तहत जो आइंदा की बातचीत है वो चलेगी। और ये आपने देखा होगा, शुनीद भी है इसकी, कि ट्रंप साहब ने भी कहा है, रूबियो ने भी कहा है, अमेरिकन चैनल्स भी कह रहे हैं कि 30 दिन की एक ब्रैकेट होगी जिसके अंदर बातचीत चलेगी। ठीक है। और उस बातचीत में बेसिकली एक एक करके जो सारे मामलात हैं उनको तय किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि यानी कि मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें 30 दिन का टाइम पीरियड है। जी, उस 30 दिन के अंदर सारी चीज़ें मरहलावार तय की जाएंगी। जी, जी। मुज़ाकरात तो बेसिकली इनडायरेक्टली हो रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, डायरेक्ट मुज़ाकरात होंगे आमने सामने बैठ कर। आमने सामने बैठ के, जिसमें मेरा ख्याल है कि इन 30 दिनों में जो दोनों तरफ से डिमांड्स हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बिल्कुल टेंजेंट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मुतज़ाद हैं। कोई वो मशरक़ की बात करते हैं, वो मगरिब की बात करते हैं। अब दोनों को बीच में लेकर आना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मसलन ये हाँ, पहली बार भी जब चीफ साहब वहाँ गए थे तो यही तवक्को की जा रही थी कि अब चीज़ें फाइनलाइज होगी, क्योंकि फील्ड मार्शल का जाना यही इस बात की गुमाजी करता है कि जब चीज़ें फाइनलाइज होगी। लेकिन उस वक्त उनके जाने के बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर आबने हुर्मुज़ खुल गई थी। उस दौरे के नतीजे में हमने देखा था, अब्बास अराक़ची साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए ये मैसेज दे दिया कि हमने आबने हुर्मुज़ खोल दिए। लेकिन फिर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि हम नाकाबंदी आबने हुर्मुज़ की जारी रखेंगे और ईरान जो है यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर रज़ामंद हो गया है। इसके बाद हमने देखा कि फौरी तौर पर जो पासदारान इनकलाब है उनकी तरफ से एक सख्त किस्म का बयान आया कि हम किसी सूरत भी जो है यूरेनियम
हवाले नहीं करेंगे और जब नाकाबंदी करेंगे तो हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रखेंगे। तो अब क्या हुआ फिर? पहले दौरे पर ये सारी तवक्कुआत हो चीज़ें भी हो गई थी, अब बीच में क्या हुआ कि फिर एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल को जाना पड़ा? अब पहले की तरह ना हो ये कि बीच में चीज़ें फिर उखड़ जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले भी ये हुआ था कि ईरान से बातचीत करके तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी थी, लेकिन कहा यह था कि हमसे लोग कोऑर्डिनेट करके आए जाएं। अभी भी यही स्टेटस है। वो कहते हैं कि हमसे कोऑर्डिनेट करके आए जाएं। जो कल या परसों उन्होंने एक एडवाइज़री जारी की है, उसमें उन्होंने एक इलाका मार्क कर दिया है जिसमें गल्फ़ ऑफ ओमान यानी खलीज ओमान, ये जो अबनाए हुर्मुज़ है, और खलीज फ़ारस, ये बेसिकली उन्होंने उसके कुछ हिस्से उसमें एरिया में मार्क कर दिए हैं और कहा है कि जहाज़ जब इनमें एंटर हों तो हमसे कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, ठीक है। तो अबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है, लेकिन कंट्रोल में है। अच्छा, अमेरिका ने ब्लॉकेट क्यों लगाया? क्योंकि अमेरिका को वो जंगी अहदाफ तो हासिल नहीं हो सके जिनका वो मुतमन्नी था, और ज़ोर ज़बरदस्ती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खुलवा नहीं सका। दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसने ब्लॉकेट लगा दिया ईरान के ख़िलाफ़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नहीं लगाया, बल्कि ईरान के खिलाफ, ईरान कोई तजारत न कर कि सके, ईरान तजारत ना कर सके, उसकी इकॉनमी इतनी ख़राब हो जाए कि वो घुटने टेक दे और लोग बाहर आ जाएं, हुकूमत को लानत मलामत करें और हुकूमत फिर जंग रोके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे। ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है। तो अमेरिका ने एक अपनी स्ट्रेटजी के तहत प्रेशर बिल्डअप किया ईरान के ऊपर, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भी उसके लिए एक लीवर है, एक बारगेनिंग चिप है, जिसको वो नहीं छोड़ना चाहता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात या उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह सूरत हाल है पूरी दुनिया के लिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ये जो सूरत हाल है, जो कंट्रोल है, वो है। ठीक है। और ये जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी कि दोनों तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल या ब्लॉकेट जो है उसको हटाया जाए। यानी कि अमेरिका भी ब्लॉकेट ख़त्म करे और ये ईरान भी कंट्रोल ख़त्म करें, एक आज़ादाना समुद्री रास्ते के तौर पर आपने हुर्मुज़ को इस्तेमाल किया जाने दिया जाए, और फिर साथ में बातचीत चलती रहे। क्योंकि जो मैंने पहले जैसे कहा ना कि जो डिमांड्स हैं दोनों तरफ से, वो तो बिल्कुल एटेंजेंट हैं। तो उन पे तो ओवरनाइट आप दो फरीकैन को बीच में नहीं ला सकते हैं, आपको टाइम लगना है लाने के लिए। अच्छा, टाइम लेना भी अच्छी बात है, टाइम लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। दोनों फरीकैन को ये अंदाज़ा होता है कि हमने अगले को कुशन देना है, कुशन दिए बगैर मामला हल नहीं आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब दोनों ने लड़ाई भी करके देख ली है, स्टेटमेंट्स भी धूस धमकियों वाली दे दी हैं, सब कुछ असलहा भी आजमा के देख लिया, धमकियां भी लगा के देख ली, हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बातचीत ही होगी। तो अब दोनों को ये भी समझ आ गई है कि हमने एक दूसरे को कंसेशन भी देना है। ठीक है। और कंसेशन के लिए ज़ाहिर बात है कि टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की बात समझनी है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखें, दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, एतमाद का फुकदान है। बिल्कुल ठीक है। जो दोनों के मसाइल हैं, जो डिमांड्स हैं, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम इनका अभी रिव्यू करेंगे डिमांड्स का, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये माजी में भी मानी जा चुकी हैं। तो अभी भी बिल्कुल ये डिमांड में एक बहुत बड़ी जो डिमांड है, एक तो है यूरेनियम अमेरिका के हवाले की जाए, जो ईरान ने अफसुदा की है। क्या ये मुमकिन है ईरान के लिए? देखें, ईरान ने जब JCPOA साइन किया था 2015 में, तो उसमें ओबामा के दौर में, तो उसमें भी जो एनरिच यूरेनियम था, इन्होंने रशिया को ट्रांसपोर्ट किया था, रशिया के हवाले किया था। ठीक है जी। तो अभी भी ये इम्कान मौजूद हो सकता है अमेरिका को ना दें, फिर दोबारा रशिया या चीन के हवाले कर दें, रशिया या चीन को दे दें। बिल्कुल ठीक है, या ख़ुद उसको कह दें कि हम डाइल्यूट करके इसको यूज़ कर लेते हैं इस पीसफुल पर्पस। यानी कि ये मानी जा सकती है, ये मानी जा सकती है बातचीत। अच्छा, अमेरिका कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, वो कहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका कहता है कि आप गारंटी दें कि आप नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो आप एनरिचमेंट नहीं करेंगे, तो ईरान वो भी मान सकता है कि ठीक है, हम 10 साल 15 साल 20 साल एनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो सिविलियन यूज़ के लिए यूरेनियम चाहिए वो हमें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। ये बात भी मानी जा सकती है। ठीक है जी। अब ईरान की एक डिमांड है कि हमारा जो पैसा
अमेरिका में पड़ा है, जापान में पड़ा है, दूसरे मुल्कों में पड़ा है। पाबंदियों के नतीजे में जो हमारे अकाउंट जो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, वो 47 बरसों से वो हवाले नहीं किए जा रहे। और जो मवाशी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, इन पर भी अमेरिका पीछे हट सकता है। ये डिमांड तो इतनी मेरे ख्याल में देखें, सख्त नहीं जो है। अबनाए हुर्मुज़ पे ईरान टोल की बात करता है ना, उसका बैकग्राउंड ये है कि आपने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, आपने उसके एसेट्स फ्रीज़ किए हैं। अच्छा, आप सैंक्शंस खोलते हैं फिर लगा देते हैं, एसेट्स अनफ्रीज़ करते हैं फिर फ्रीज़ कर देते हैं। तो अब ईरान तो, मैंने पहले कहा ना कि एतमाद का फुकदान है दोनों के बीच में। बिल्कुल है। तो ईरान कैसे ये यकीन करे कि भाई अभी जो सैंक्शंस उठाई जाएंगी या अभी जो एसेट्स अनफ्रीज़ किए जाएंगे वो दोबारा नहीं अपनी पुरानी पोजीशन पे आएंगे। तो ईरान चाहता है कि उसकी इकॉनमी में एक परमानेंट रेवेन्यू का सिस्टम हो, और वो देखता है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, क्योंकि ये अबनाए हुर्मुज़ तो दुनिया ने यूज़ करनी है ना। 20% दुनिया का एनर्जी यहाँ से गुजरती है, 40% ट्रेड गुजरती है। बिल्कुल। तो शिप्स ने तो आना जाना है, तो वो कहता है आए जाएं लेकिन मुझे टोल दें। हाँ, ये टोल टैक्स की जो बात की जा रही है, ये इससे पहले भी कोई मिसाल है दुनिया में? और क्या ये ईरान जो बात ये करता है, 47 वर्षों से इसने ये बात नहीं की, पहले भी यहाँ से शिप्स गुजरते रहे हैं, अब क्या ज़रूरत आन पड़ी? और क्या ये अब एक तो ये है कि अब क्यों ज़रूरत आन पड़ी, और दूसरा सवाल ये है कि टैक्स अगर वो लगाता है, बता उन्होंने अथॉरिटी बना दी है कि ईरान ने, तो क्या वो वसूल कर पाएगा? देखिए, अब इसलिए कह रहा है कि जैसे पहले मैंने बयान किया कि वो ये समझता है कि ये जंग में उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो पहले कहता था, उसकी जोग्राफ़ी भी उसको ये एडवांटेज देती है, उसने तैयारी भी की हुई थी, लेकिन कभी ऐसा कदम उठाया नहीं था। अब उसने उठा लिया है। अब अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को छोड़ता है तो उसको पता है कि बाकी दुनिया के ममालिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करेंगे ताकि इसको खुला रखें। ठीक है। ठीक है, तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि बाकी दुनिया की जो नेवीज़ हैं, उनके शिप्स हैं, वो उसके टेरिटोरियल वाटर्स में फिर रहे हों। ठीक है, तो अब एक कंपल्शन ईरान के लिए बन गई है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का उसने कंट्रोल अपने पास रखना है। मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई है, वो नहीं छोड़ सकता। टोल टैक्स की वो इसलिए बात करता है कि वो कहता है कि आप मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, आप मेरे ऊपर मेरे एसेट्स फ्रीज़ कर देते हैं, आप मेरी यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आने देते, मेरा तेल और गैस जो है वो उस रेट पे नहीं बिकने देते जो बाकी दुनिया बेचती है, तो मेरी इकॉनमी को कौन सस्टेन करेगा? तो मेरी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे टोल टैक्स मैं लगाऊंगा, तो वो एक कंटिन्यूस सोर्स होगा मेरी इकॉनमी को पंप करने के लिए। अब अगर फ़र्ज़ करें कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाती हैं, एसेट्स अनफ्रीज़ कर दिए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ पे एक ऐसा एग्रीमेंट कर सकता है जिसमें वो कहे कि ठीक है, इस पे ना मेरा कंट्रोल होगा ना किसी और मुल्क का कंट्रोल होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएं और जो मेरे एसेट्स हैं वो अनफ्रीज़ हो जाएं, तो मैं इसका कंट्रोल छोड़ दूंगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने पहले कहा कि ये ईरान की मजबूरी बन गई है अब कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे अपना तसल्लुत कायम रखे। अच्छा, एक सवाल और है कि ये इसकी जो टोल टैक्स की वसूली है, क्या मुस्तकिल तौर पर ईरान ये कर सकता है? क्या मुमकिन है दुनिया में? नहीं तो और भी कई लोगों के पास ऐसे रास्ते हैं, कई ममालिक के पास समुद्री रास्ते हैं, तो हर कोई टैक्स लगा दे, या सिर्फ एक टोल ही है कि हम इसे टूल के तौर पर इस्तेमाल करें और मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन पे जाएं? क्या मुश्किल तौर मेरा पे हो अपना ये सकता है? ख्याल है कि ईरान इसको टूल के तौर पे यूज़ कर रहा है फ़िलहाल। ये मुश्किल काम है इसलिए कि दुनिया के बाकी ममालिक इस पे शायद आमादा ना हो। आप देखेंगे खलीजी ममालिक की तरफ से तो अभी से स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अगर इस तरह का सिस्टम हो जाता है जिसमें ईरान या ओमान या दोनों मिल के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेते हैं, तो ये जो जितने भी खलीजी ममालिक हैं, ये तो इनका तो दारोमदार ही सारा इस अबनाए हुर्मुज़ पर है। ये तो सिर्फ अपना तेल और गैस भेजते नहीं हैं, बल्कि अपने इस्तेमाल की सारी चीज़ें भी यहीं से इसी मंगवाते हैं। रास्ते से आती है। तो ये तो डिपेंडेंट हो जाएंगे इन दोनों ममालिक पे या ईरान पे, तो ये तो कभी नहीं एग्री करेंगे। अच्छा, फिर बाकी दुनिया भी नहीं करेगी, क्योंकि जब आप टोल लगाएंगे तो फिर ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है सी ट्रेड का वो बढ़ जाएगा यहाँ से। बिल्कुल बात ठीक है जी। फिर एक और इसका नुकसान ये है कि ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर बाकी जगह पे दीगर ममालिक वो भी कहेंगे कि हम भी लगाएंगे। अब आपने सुना होगा तकरीबन कोई 15-20 या 25 दिन पहले की बात है, इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी कि जी ठीक है, फिर हम भी स्ट्रेट ऑफ मलाका पे लगाते हैं टैक्स या टोल।
ये वो हो यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको कोई मुस्तकिल तौर पर ऐसा कर सके, ये मुमकिन नहीं नजर आता, लेकिन ये कुछ एक जगहें हैं दुनिया में ऐसी स्टेट जहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए हैं बाकायदा, जैसे मिस्र। तुर्की की है जिब्राल्टर, मेरे ख्याल है मोंजियो या मोंगसियो एग्रीमेंट है, मुझे सही तरह से नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये तुर्की के क्या राइट्स हैं वो उसमें बताए गए हैं और तुर्की ने क्या राइट्स देने शिपिंग को वो उसमें डिसाइड किए गए हैं। तो उस एग्रीमेंट के तहत ये काम होता है। जो आप इजिप्ट की बात कर रहे हैं, सुइस कैनाल की बात कर रहे हैं, वो कैनाल है, अच्छा, वो वो स्ट्रेट नहीं है, वो नेचुरल आबी गुजरगाह नहीं है, वो मैन मेड है। ठीक है। वो बनाई गई है और उसके बनाने में ख़र्चा आया है और उसके बनाने में किसी मुल्क की टेरिटरी लगी है, तो उसके एवज़ वो टैक्स ले सकते हैं, टोल ले सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट या अपनाए जो है वो एक नेचुरल गुजरगाह होती है, नेचुरल आबी कुदरती आबी गुजरगाह है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। तो उस पर कंसेंसस ये है कि सब के लिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। अच्छा, पहले कभी ईरान ने इस पर ये टोल टैक्स की बात नहीं की, अब क्यों की जा रही है, इसकी क्या वजह है?